नमस्कार, गुड न्यूज चैनल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आम हो या खास, हर कोई आजकल अच्छी सेहत के लिए सोच रहा है। अच्छी सेहत के लिए दवाइयों का सहारा लिया जा रहा है और इन दवाइयों के नाम पर लोग मल्टीविटामिन सबसे ज्यादा खा रहे हैं। अपने बालों, अपनी स्किन की बेहतरी के लिए लोग मल्टीविटामिन का सहारा लेते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा या ताकत के लिए भी इन दिनों मल्टीविटामिन खाने का चलन बढ़ गया है। सोच बन गई है कि विटामिन की गोलियां खाने से बॉडी फिट रहती है, बीमारी दूर होती है, उम्र का असर कम दिखता है। लेकिन ये धारणा गलत है। सच्चाई ये है कि विटामिन का जरूरत से ज्यादा डोज आपको बीमार कर सकता है। कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन या फिर मिनरल्स की डोज से नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि बढ़ते प्रचलन की तरफ नहीं, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बढ़ें। नेचुरल सोर्स से विटामिन मिनरल्स ले, दवाइयों के सहारे नहीं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो चुस्त दुरुस्त रहने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स ले रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि मल्टीविटामिन ये गोलियां आपके फिट रहने की गारंटी हैं? तो समझ लीजिए कि ये वक्त संभलने का है। कुछ सालों से जिस तरह से मल्टीविटामिन की खपत बढ़ी है और इसका सेवन करने वाले बगैर सोचे समझे इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो बेहद खतरनाक है। विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारी बॉडी कुछ विटामिन बना नहीं पाती है, इसीलिए हम वो विटामिन फूड से एक्वायर करते हैं। और अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, बट सप्लीमेंट्स हमें खुद से नहीं लेना होता है, हमेशा डॉक्टर और डाइटिशियंस के प्रिस्क्राइब किए हुए सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, क्योंकि विटामिन आपकी बॉडी में एक्सेस भी हो सकता है। जिंदगी की भागदौड़ में लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वो संतुलित भोजन के साथ संतुलन बैठा सके। लिहाजा लोगों को मल्टीविटामिन की गोलियों से जरूरी तत्वों की कमी पूरा करना आसान लगता है। यही नहीं, टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर मल्टीविटामिन दवाइयों के विज्ञापन हैं और ये दवाइयां किसी भी केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हैं। लिहाजा बिना नुकसान की परवाह किए लोग इन गोलियों को धड़ल्ले से खा भी रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि पहले शरीर और विटामिन की साइंस को समझा जाए। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर बॉडी में एक्सेस होता है, भले ही उसके आपको इफेक्ट्स तो दिखेंगे, बट वो यूरिन से निकल भी जाता है। बट जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होगा। ये विटामिन है जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एक्सेट्रा। फैट सोल्यूबल विटामिन क्योंकि बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होता है तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। विटामिन और मिनरल्स शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। शरीर में विटामिन की कमी कई रोगों की वजह भी बन जाती है। इन विटामिन की कमी को पूरा करने का नेचुरल तरीका है, लेकिन लोगों को आजकल मल्टीविटामिन के जरिए विटामिन की कमी को पूरा करना आसान लगता है, क्योंकि ये शॉर्टकट कितना घातक है अब जरा आप इसे भी समझ लीजिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आप हाइपरविटामिनोसिस का शिकार बन सकते हैं। ये वो स्थिति है जब शरीर में असामान्य रूप से विटामिन जमा हो जाता है और उसके साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए और डी अगर बॉडी में बहुत एक्सेस हो जाते हैं तो आपको बोन लॉस हो सकता है, ऑर्गन्स के ऊपर कैल्शियम जम सकता है, आपको जॉइंट की स्टिफनेस हो सकती है, स्किन रैशेज, वीकनेस, फटीग, इम्यून सिस्टम चेंज हो सकता है। सिमिलरली विटामिन ई और विटामिन के अगर एक्सेस हो जाता है तो ब्लड की क्लॉटिंग की एबिलिटी चेंज हो जाती है। अगेन इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है। तो विटामिन अगर एक्सेस में हो तो उसमें काफी खतरा होता है। जो चिंता विटामिन को लेकर है वही मिनरल्स के मामले में भी है। मतलब ये कि अगर शरीर में जिंक ज्यादा हो जाए तो डायरिया, सिरदर्द और मितली की समस्या हो सकती है और लंबे समय तक मैग्नीशियम वाला सप्लीमेंट लेने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। कुल जमा बात ये है कि विटामिन और मिनरल्स शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह लिए बगैर नहीं खाना है। इनिशियल लेवल पर आपको छोटे छोटे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि टायर्डनेस, वीकनेस, थोड़ा डिजीनेस होगा, स्किन रैश होगा, इंडाइजेशन होगा, पर धीरे धीरे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है वैसे ही और डेंजर्स दिखने लगते हैं। बट
ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम जो नॉर्मल फूड, नेचुरल फूड से विटामिन लेते हैं तो उसमें विटामिन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी को विटामिन सन में जाने की वजह से, बहुत ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो गई हो। ये मेजरली सप्लीमेंट से होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन की भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, और जब ये भी एक्सेस जाते हैं तो सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, स्किन रैशेस, इंडाइजेशन, ब्रेथलेसनेस, विजन चेंज हो सकता है, एक्सेट्रा। तो आपको बस इतना समझना है कि विटामिन और मिनरल्स के लिए ताजे फल, सब्जियां, पालक, बथुआ जैसे साग, दाल और साबुत अनाज का कोई विकल्प नहीं है। मल्टीविटामिन दवा भर है जो आपको तभी खानी है जब आपको उसे खाने की सलाह कोई डॉक्टर दे। इसलिए आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह पर मल्टीविटामिन कैप्सूल ले रहे हैं तो कुछ समझ जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मल्टीविटामिन खाना क्या जरूरी है या फिर ये एक मजबूरी है? वैसे आजकल ये एक फैशन भी है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किसको खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए, कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी नहीं है, और बिना डॉक्टरी सलाह के अगर आप मल्टीविटामिन खाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। उससे पहले हम एक डेटा आपको दिखाते हैं मल्टीविटामिन पर। कुछ बातें हम आगे करें। FSSAI का एक डेटा है 2019 से 2022 का जो सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक जो आंकड़े बताते हैं उस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। इसीलिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 16% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ी है डाइटरी सप्लीमेंट की पूरी मार्केट। और भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो 936 तरीके के मल्टीविटामिन फॉर्मूला उपलब्ध है मार्केट में। 2019 से 2022 के बीच 4,890 डाइटरी सप्लीमेंट्स हानिकारक साबित हुए हैं। 2019 से 2022 के बीच 16,582 डाइटरी सप्लीमेंट्स मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। 2019 से 2022 के बीच 11,482 डाइटरी सप्लीमेंट्स पर लिखी बातें पूरी तरह से भ्रामक है। रिसर्च के मुताबिक भारत में 37% लोग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने वालों में 58% महिलाएं हैं। 50% लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर की सलाह पर मल्टीविटामिन लेते हैं, जबकि 26% लोग ऐसे हैं जो फिर दोस्तों या फिर परिवारों किसी की भी सलाह पर मल्टीविटामिन डोजेस लेते हैं। और लंबे बाल, अच्छी त्वचा के लिए 38% लोग लेते हैं मल्टीविटामिन के कैप्सूल। तो इन तमाम आंकड़ों को बताने का मकसद सीधे तौर पर यही है कि आप समझें मल्टीविटामिन का पहली बात बाजार कितना बड़ा है और कैसे 2019 और 22 के, क्योंकि ये आंकड़े 19 से लेकर 22 तक यानी कोविड के बाद इसका चलन कितना बड़ा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं, गंगाराम अस्पताल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर DK गुप्ता, CMD पलेक्स अस्पताल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पेडिट्रिशियन भी हैं। डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, मणिपाल अस्पताल से। और डॉक्टर मनप्रीत सोढी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पारस अस्पताल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली आपसे। इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब ये बताएं, मल्टीविटामिन जरूरी, मजबूरी या एक फैशन? देखिए, जरूरी तो मैं नहीं कहूंगा अनलेस डेफिशिएंसी हो किसी पर्टिकुलर विटामिन की। मजबूरी इसलिए है कि कभी कभी हम ही लोग लिख देते हैं और हम ही पेशेंट से कहते हैं विटामिन ले लीजिए। और फैशन बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, ऑनलाइन लोग सर्च करते हैं। जैसे आपने, मैं शायद बोलने जा रहा था और आपने मेरी बात कह दी कि लंबे बालों के लिए विटामिन सर्च करती हैं लड़कियां, और इवन मेल्स भी घने बालों के लिए। तो ये फैशन जो चल रहा है, ये एक बीमारी में न बदल जाए, इसके बीच में बड़ी एक थिन लाइन होती है। उस लाइन पे हमें रुकना होता है। दूसरा, बहुत जो कॉमन इंडिया में टॉक्सिसिटी होती है वो मिनरल्स की भी होती है, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया। और मोस्ट कॉमन आयरन और कैल्शियम की टॉक्सिसिटी होती है। एक ये बात हो गई। तीसरी, बहुत से विटामिन जो ऑयल सॉल्युबल होते हैं, जिस वजह से आप शायद ये प्रोग्राम भी कर रही हैं, विटामिन डी टॉक्सिसिटी को लेकर हम लोग काफी सचेत रहते हैं और रहना भी चाहिए। तो वो शरीर के लिए इतने ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं कि इनडायरेक्टली, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ विटामिन डी का, तो कैल्शियम के बढ़ने से हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है।
तो ये जो है चीज हार्ट तक, दिल तक पहुंच जाती है, ब्रेन तक, स्ट्रोक तक पहुंच जाती है, सॉलिड ट्यूमर्स तक पहुंच जाती है। अगर B12 की अब बात करें तो ये जरा खतरनाक हो जाता है। डायरिया, डिसेंट्री, नोजिया, वोमिटिंग कैप्सूल के होल से हो या विटामिन से हो, वो तो बहुत माइनर से साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसके एक्सट्रीम डोज पे होते हैं ये। और वो इसलिए होता है जिसलिए आप प्रोग्राम कर रही हैं कि हमारी एजुकेशन नहीं है कि कहाँ रुकना है, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और कहाँ रुकना है। हु विल एजुकेट दिस? आप खाते जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो बहुत एक्सेस डोज में विटामिन ले रहे होते हैं और आजकल एक बड़ी, हम जब टेस्ट कराते हैं तो दो तरह की रिपोर्ट्स आती है। एक तो B12 बहुत कम, एक B12 हजारों में, विटामिन डी 3-4 या बहुत ज्यादा टॉक्सिक लेवल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए हमारा आज का कार्यक्रम करने का मकसद यही है कि पहली बात अवेयरनेस आए और दूसरी बात हम लोगों को समझा पाए कि आखिर मल्टीविटामिन का विज्ञान क्या है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, कितना लेना है, कितना नहीं लेना, कब लेना है, कब स्टॉप करना है। डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या है ये पूरा मल्टीविटामिन का विज्ञान जो हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, कब किस एज में लेना चाहिए? हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार। जैसा सर ने कहा कि अननेसेसरी तो नहीं, बट पर मैं ये कहूंगी कि 40 to 45 ईयर्स के बाद तो इतना जरूरी हो जाता है कि अगर हमारी जो लेडीज हैं उनको मेनोपॉजल होती हैं, मेनोपॉजल एज में हमारा विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, तो ये पेशेंट तो पढ़ लेते हैं गूगल पे और अपने आप ले लेते हैं, ले सकते हैं। पर मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपको लेना है तो विटामिन डी, कैल्शियम आप लीजिए, मिनरल्स लीजिए, पर आप 3 to 6 मंथ में उनके टेस्ट कराते रहिए। तो आपका एक लेवल होता है कि आपको 35 के ऊपर 75 तक रखना है या उससे ज्यादा रखना है। तो आप ये अगर अवेयर तो रहे, आप लीजिए, पर आप 3 to 6 मंथ में आप उसकी स्क्रीनिंग भी कराते रहिए, क्योंकि बोन्स वीक हो जाती हैं मेनोपॉजल एज में। और जैसे हमारे पास तो फिजिशियन है, हम लोगों के पास बड़े ही लोग ज्यादा आते हैं जीरेटिक पोस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड तो टॉक्सिसिटी को भी देखना पड़ता है। अगर ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी विटामिन डी वगैरह की, तो उससे भी रहता है कि नोजिया है, पेशेंट को पेन एब्डोमेन है, वॉमिटिंग है, हेयर फॉल है, तो ये जरूरी भी है। पर इनका लेवल जो है एक थेरेप्यूटिक लेवल की रेंज में रहना चाहिए। तो उसके लिए आप एक बार अपने आप ले लें, पर एक बार अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, तो उससे ताकि आपका जो लेवल है वो मेंटेन रहे और उसकी डोज को अकॉर्डिंगली टाइट्रेट करें ताकि टॉक्सिसिटी नहीं हो। इसी प्रकार विटामिन ए, विटामिन जो वाटर सॉल्यूबल है उनसे ज्यादातर टॉक्सिसिटी नहीं होती है, क्योंकि वो तो जो होगा वो वाटर सॉल्यूबल होके यूरिन में निकल जाएगा, किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन जो फैट सॉल्यूबल है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो लीजिए विटामिन, दैट इज एसेंशियल फॉर द बॉडी, बट on the doses which are required within the therapeutic ranges and which does not cause a side effect। और टॉक्सिसिटी बचने के लिए आपको एक बार तो अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। दो चीजें डॉक्टर साहब जो आपने जवाब दिया है, इसमें दो चीजें जिस पर हम चर्चा डॉक्टर वली मैं आपसे भी करूंगी और हम चाहेंगे इस पर जरा क्लैरिटी दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि 40 के बाद महिलाओं को नॉर्मली या तो रिकमेंड किया जाता है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तब तो वेल एंड गुड, आप सेफ हैं बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर अक्सर आपकी रिपोर्ट देखने के बाद ही रिकमेंड करेगा। डॉक्टर पहले ये कहेगा कि आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए, कहाँ कहाँ डेफिशिएंसीज है, और उसके बाद खुद डॉक्टर लिख के इस बात को देते हैं कि आपको फला कंपनी की ये आपको मल्टीविटामिन खानी है। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने एक और बात कही कि गूगल पे लोग सर्च करके जाके खा लेते हैं, ये तक नहीं पता है कि आप किस ब्रांड की खाएंगे। और जो रिसर्च सामने आई है डॉक्टर साहब 19 से 22 तक की अगर आप रिसर्च देखें, उसमें आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा परसेंटेजेस ऐसी ब्रांड्स की है जिनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल है। अब क्योंकि उनका इतना ज्यादा उनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि लोग उधर ही प्रभावित हो जाते हैं। डॉक्टर वली, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी अभी मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी की, अच्छी लैब की मेडिकल रिपोर्ट देखी और आज पहली बार मैंने नोट किया कि उसके आखिर में एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि साहब आप ये रिकमेंडेड मिनरल्स हैं और विटामिन हैं, आप ये खाइए। ये दिस इज बिल्कुल गलत बात है। पेशेंट की रिपोर्ट के साथ आप एडवर्टीज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पे। और दूसरा, जैसे कि आपने बताया और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मेनोपॉज के बाद सही है, प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है आयरन डेफिशिएंसी इंडियन लेडीज में बहुत ज्यादा है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता,
जब तक विटामिन सी एडिक्वेट ना हो, आयरन से एनीमिया जब तक ठीक नहीं होता है जब तक फोलिक एसिड एडिक्वेट ना हो। तो ये बहुत कॉमन है इंडिया में, लेडीज में खास तौर से, और उनको विटामिन खाने हैं। ऐसी गांव में रतौंधा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बच्चों को विटामिन ए की कमी होती है, विटॉर्स स्पॉट होते हैं, स्किन कंडीशन होती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से बाल झड़ते हैं। ये सब चीजें बहुत कॉमन है गांव में। अभी भी हमें मेरे पास लेडीज आती हैं गाँव से, 11 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे, और कॉमनली वो लेडीज आती हैं और बड़े फख्र के साथ कहती है मैंने 8 बच्चों को दूध पिलाया। मैं उनसे कहता हूँ आप नीचे से बैठ के जब उठती हैं आपको दर्द होता है कमर में, हड्डियों में? हाँ, ये विटामिन डी की कमी है। तो ये सब चीजें अभी हैं हमारी सोसाइटी में, डेफिशिएंट सोसाइटी है हमारी विटामिन मिनरल्स के मामले में। कहीं के पानी में कहीं ज्यादा है, जैसे आयरन कहीं ज्यादा है तो वो आयरन टॉक्सिसिटी हो रही है। मैं तो कहूंगा कि मिनरल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें बंगाल की उन जगहों की भी बात करनी चाहिए जहां मैग्नीज और संख्या, जिसको स्ट्रोंशियम कहते हैं, मैग्नीज कहते हैं, संख्या आर्सेनिक, वो है। ये एक्सट्रीम से हमारी कंट्री में, हम यूके की तरह नहीं कह सकते डोंट राइट वाइटामिन, नो, वी हैव टू प्रिस्क्राइब वाइटामिन, बट पेशेंट शुड नॉट प्रिस्क्राइब। ऑटो प्रेस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वही बात की गूगल पर देखकर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर मनप्रीत सोढी, डॉक्टर गुप्ता मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक सवाल जरा डॉक्टर मनप्रीत को इंक्लूड करके करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों की बात उसके बाद लेकर आएंगे। उससे पहले जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको अक्सर रिकमेंड किया जाता है, लेकिन ये चलिए अच्छी बात है कि उनका परसेंटेज बहुत कम है ऐसी लेडीज का जो सेल्फ खुद से जाकर दवाई ले आती है, लेकिन अक्सर जो एक्सपेक्टिंग लेडीज होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनको आप लोग रिकमेंड करते हैं कि आप मल्टीविटामिन खाइए। जी बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। एक्चुअली विमेन्स हेल्थ के बारे में तो मैं ये चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि सेल्फ प्रिस्क्राइब तो क्या, लेडीज तो यहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे भी विटामिन ढंग से नहीं ले पाते हैं। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, दे आर डेफिशिएंट इन आयरन, आयरन की कमी हो जाती है, नहीं लेते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसको लेने की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। हर सिटिंग में उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपके लिए क्यों जरूरी है कि आप विटामिन डी लें, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है। फोलेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उनके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। पर इन चीजों के ऊपर भी हम अपनी विमेन पॉपुलेशन को एजुकेट कर पाए, इसके मौके उनकी एंटीनेटल विजिट्स पे आते हैं, जो कि कई बार इतनी लेट होती हैं कि वो आधा तो अपना रिजर्वायर लूज कर चुकी होती हैं, अनीमिक हो जाती हैं, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन में आ रही हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण बच्चे में और माँ में कमी मिल रही है, फोलेट नहीं लिया इसके कारण बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मिल रहे हैं। विमेन हेल्थ जो है हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं और लाइट मांगती है, क्योंकि आप अगर विमेन को डिवाइड करें तो 3 एज ग्रुप्स को हम डिवाइड करेंगे। एक हमारा एडोलेसेंट एज ग्रुप हो जाएगा, एक हमारा प्रेग्नेंट एज ग्रुप या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो जाएगा, और एक पेरीमेनोपॉजल और मीनोपॉजल एज ग्रुप हो जाएगा। तीनों ही में अलग अलग सेट ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन रिक्वायरमेंट है। और समवेयर मेरा ऐसा मानना है, जब तक लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी डाइट को अदरवाइज निग्लेक्ट कर रही होती हैं, जब पेरीमेनोपॉजल होती हैं तो डेफिशिएंट हो जाती हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक सही एंटीनेटल केयर के लिए वो पहुंच नहीं पाती हैं, और जब तक पहुंचती हैं तो ऑलरेडी डेफिशिएंट होती हैं। ज्यादा करके न्यूट्रिशन हमारी डाइट से मिल सकता है, पर कुछ चीजें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से बियॉन्ड होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक नॉर्मल औरत को आयरन जो है उसकी रिक्वायरमेंट 18 मिलीग्राम की है, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बढ़ के 27 हो जाती है। सिमिलरली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, पर पेशेंट्स ले नहीं रहे हैं। तो डिस्पाइट ऑफ इंसिस्टिंग, आप कह रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के बिना, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज और पेरीमेनोपॉजल लेडीज कई बार प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी ठीक से नहीं ले पाती है। सो वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल। ये भी एक पहलू है, ये भी एक पहलू है। देखिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए बहुत जरूरी है, और आपने वो आंकड़ा बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा, चाहे वो आयरन की हम बात करें या फोलिक एसिड आप लोग अक्सर रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम रिकमेंड करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता मैं आपके पास आना चाहूंगी, पेडिट्रिशियन है, आजकल तो डॉक्टर साहब बहुत सारे बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि मल्टीविटामिन बच्चे लें, आजकल तो गमीज मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे बच्चों को मल्टीविटामिन, और क्या उनको लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि खाली भारत वर्ष में नहीं पूरी दुनिया में जो हाइपर विटामिनोसिस वो बहुत कॉमन है। अगर बात करते हैं यूएस की भी, तो वहाँ पे कई सारी स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है कि जो लगभग 60-70 हजार लोगों में जो हाइपर विटामिनोसिस देखी गई थी उसमें 80% बच्चे थे जो अंडर 6 साल के थे। इवन इंडिया में भी जो जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है विटामिन की वजह से, वो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ केसेस बच्चों में होता है, बिकॉज बच्चों में हम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 और बहुत सारे मल्टीपल विटामिन देते हैं, बिकॉज बच्चों में डेफिशिएंसी बहुत सारी होती है। बट कहीं ना कहीं जो मदर्स को एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाते हैं, या वो डोज समझ सही नहीं से पाते हैं, या कितनी ड्यूरेशन तक देनी उन्हें पता नहीं होता, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक विटामिन ए और विटामिन डी कंटिन्यू रहती है, उसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
इवन अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो बच्चों में स्किन रैशेस से लेके टॉक्सिसिटी लेके नोजिया, वॉमिटिंग, सर दर्द होना, हेडेक होना, और जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है विटामिन ए तो अगर हाइपर डोज में चली गई तो सर के अंदर जो ब्रेन है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, उसके वजह से बच्चे को वॉमिटिंग होना, कन्वर्जन आना, दौरे पड़ना, अनकॉन्शियसनेस होना, सिम्टम्स आए। और मैंने मेडिकल कॉलेज में इवन अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में कई सारे ऐसे बच्चे देखे तो इस तरह के सिम्टम्स लेके आते हैं, जिसमें बाद में पता लगा कि उसने विटामिन ए बहुत लंबे समय तक दे दिया। कहीं ना कहीं उसमें जो गलती थी वो हमारे डॉक्टर की भी थी थोड़ी बहुत, कि हमने सही से उसको एक्सप्लेन नहीं किया क्या डोज होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कैसे मॉनिटर करना है। तो इसलिए खास करके गांव में जैसे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोग आते हैं, कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनको मुझे लगता है कि विटामिन के बारे में बताना, एजुकेशन देना, अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। क्यों हम दे रहे हैं, क्या रीजन है, कितने दिन तक देना है, कब रिपीट ब्लड टेस्ट कराना है, कौन से सिम्टम्स है, साइंस जब खत्म हो जाएंगे तब हमें इसको बंद करना है, कब फॉलो अप में आना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, इसमें जो हम ओवरडोज विटामिन की हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। बच्चों के केस में चाहे वो दादी आए, नानी आए, मदर आए, उसको हर बच्चे के मदर को लगता है कि उसका बच्चा अच्छा खा पी नहीं रहा, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके अंदर विटामिन कमी है, उसके भूख कम लगती है, उसका फेलियर टू ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं वो सीडिंग कर देते हैं डॉक्टर के पास आते ही कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी डॉक्टर एग्जामिन करें उससे पहले ही डॉक्टर को ये बता दिया जाता है कि बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है या बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है। हम इसी पर चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मल्टीविटामिन से जुड़े हुए जिन पर चर्चा करनी जरूरी है। कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि लोग इतने मल्टीविटामिन लेते हैं कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बीमारी बन गई है। लोगों को लगता है कि अगर आज हम मल्टीविटामिन नहीं लेंगे तो हमें खुद को वीकनेस फील होगी। उसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या एक बीमारी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात, और आज हम चर्चा कर रहे हैं मल्टीविटामिन को लेकर, इसके बढ़ते चलन की कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और मल्टीविटामिन का बाजार कितना बड़ा है इस पर भी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह के मल्टीविटामिन आते हैं। डॉक्टर मोहसिन, अभी हम डॉक्टर गुप्ता से भी बात कर रहे थे, डॉक्टर सोडी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया अलग अलग तरीके से कि कैसे। पहली बात तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्सपेक्टिंग लेडीज या प्रेग्नेंट लेडीज उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं मल्टीविटामिन, क्योंकि डेफिशिएंसीज होती है और वहाँ बहुत जरूरी भी है, और वो रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर होते हैं जो लेना भी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता से जो चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि आजकल मदर फादर अपने आप में डॉक्टर बने होते हैं। सवाल यहाँ पर ये है डॉक्टर साहब, हाल फिलहाल में स्पेशली अगर बात करें कोविड के बाद मल्टीविटामिन का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहाँ तक कि बच्चों के लिए छोटी छोटी गमीज भी आ गई हैं, जो पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है अगर हम बच्चों को दे देते हैं ये तो अच्छा ही है बच्चों के लिए। कह रही है एक बहुत बड़ा ये बाजार बन गया है, मार्केट बन गया है, मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट बन जाएगा थोड़े दिनों में, अभी भी है। ये एक तरह की एक एपिडेमिक सी हो गई है कोविड के बाद कि हर आदमी विटामिन खाना चाह रहा है कि हमें रिकवरी हो जाए, हमें इम्यूनिटी की बात कर रहे थे लोग उस दिनों, विटामिन खाइए इम्यूनिटी बढ़ाइए, जबकि इम्यूनिटी एनहेंस होती है, बढ़ाई नहीं जाती, इंक्रीज नहीं होती। तो ये वहां से चला। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि कोविड से बचने के लिए लोग खाते खाते अब हर घर में शीशियां आ गई। अच्छा, वो कॉमर्शियल एंगल भी है इसका। वो कंपनियां जैसे कि आपने बताया कि इस तरह से देखती हैं कि अगर हम मेल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके नाम के आगे मेन लगा दें, ऐसी फीमेल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लेडी लगा दें या वीमेन लगा दें। तो मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात सर आजकल तो मैं थोड़ा और एड ऑन कर देती हूँ, मल्टीविटामिन फॉर 30+, मल्टीविटामिन फॉर 40+, देन 50+, देन 60+, ये भी आने लगा है सर। हाँ, देखिए हमको ये बताया जाता था कि पौष्टिक आहार दें, माँ का दूध बच्चे पिएं, घर का खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं। ये सारी जो विटामिन की जरूरत पड़ रही है लोगों को इसलिए पड़ रही है कि घर का खाना छोड़ दिया, पौष्टिक आहार छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दी, विटामिन का जो सोर्स है हरी सब्जियां फल वो छोड़ दिए। अब हम लोग वेस्टर्न डाइट, पिज्जा बर्गर और उस पे आ गए, नूडल्स पे, तो उसमें विटामिन कहाँ है? बिल्कुल। तो हमको ये इसको डिफीट देने का एक ही तरीका है कि हम घर का बना हुआ खाना खाएं और हमारी लेडीज अपने बच्चों को दूध पिलाएं, उसमें खुद वो विटामिन खा लें, बच्चे को ना खिलाएं। हाँ, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ। डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? डॉक्टर साहब अपनी बात रखिए।
आप मेल फीमेल की नहीं, जो अब तो जैन के लिए अलग विटामिन है, वेजिटेरियन के लिए अलग विटामिन है, आप नॉन वेज वालों के अलग विटामिन है। तो इतनी सारी कैटेगरी हो गई, जैसे एक मार्केट हो गया, तो मार्केट में बहुत सारी सेगमेंटेशन कर ली। इसी बात को डॉक्टर वाली एक्सप्लेन कर रहे थे डॉक्टर गुप्ता, कि देखिए मार्केट इतना बड़ा हो गया है। डाल दिया, जिंक से ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो कहीं न कहीं इतना कंफ्यूजन, और इनको तो अलाउ नहीं करना चाहिए किसी भी कंपनी को, किसी भी फार्मा कंपनी को, कि वो ऑनलाइन प्रमोशन करें, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया को, कि ऐसे कैसे अलाउ कर सकते हैं कि आप विटामिन खाएं और तंदुरुस्त हो जाएं। और खासकर जिम के अंदर, एथलीट्स के अंदर, जो जितने लोग जिम कर रहे हैं, जितने एथलीट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आके खुद बोलते हैं, वो खुद नहीं खाते, वो खुद बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन हाइपर विटामिनोसिस में जा रही है। इसीलिए डॉक्टर साहब हमने शुरू में इस बात का जिक्र किया था कि एक्सपेंशन हो गया है। आप कौन से ब्रांड की खा रहे हैं, आप कौन से ब्रांड की? जी डॉक्टर साहब। अमेरिका में ये कारोबार बन गया है। अभी रिसेंटली मेरी बिटिया ने बताया कि लोग जा जाके मल्टीविटामिन की ड्रिप्स लगवा रहे हैं। वहाँ उस जैसे देश में भी ये शुरू हो गया है, तो हमें इसको बिल्कुल रोकना है, नहीं तो यहाँ भी ये शुरू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर गुप्ता से पूरी तरह से। जी डॉक्टर मुक्ता, ये बताइए कि अगर अब मान लीजिए कि हम डॉक्टर की रिकमेंडेशन से भी मल्टीविटामिन ले रहे हैं, एज रिकमेंडेड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, उसी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर हम मल्टीविटामिन ले रहे हैं, कितना मल्टीविटामिन, हम कहें कि एक मल्टीविटामिन टेबलेट से या फिर एक कोर्स ऑफ मल्टीविटामिन से हमारे अंदर कितनी डेफिशिएंसी कवर अप होती है, और क्या इसका कोई साइकिल होता है, कब कब लेना चाहिए? सर मैम ये भी एक्सप्लेन कीजिए जरा। हाँ जी मैम, ये तो है, साइकिल भी होता है, इसका ड्यूरेशन भी होता है, इसका कोर्स भी होता है। कुछ विटामिन को हमें लेना पड़ता है 1 to 3 मंथ्स के लिए, कुछ को हमें 6 मंथ्स भी लेना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की एज एंड पेशेंट की जो डेफिशिएंसी है, या पेशेंट मॉर्बिड है, पेशेंट को कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है जिससे उसका विटामिन, लाइक कुछ पेशेंट डायबिटीज के होते हैं जो दे आर टेकिंग ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग, तो दे आर डेफिशिएंट फॉर विटामिन B12, तो वो लेते हैं, तो उनका हमें वो कराना पड़ता है, 3 to 6 मंथ्स उनको लेना पड़ता है। फिर उसका विटामिन B12 वगैरह का लेवल कराइए, अगर कम है तो हमें देना है, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कंसेंट ही देना है कि इतना देना है, कि इतनी डोज 15 माइक्रोग्राम पर डे देनी है, और फिर उसके बाद उनको बुला के हमें फॉलोअप कराना पड़ेगा, नहीं तो हाइपर विटामिनोसिस के चांसेस रहेंगे। तो एक जीरेटिक पेशेंट होते हैं जो मोर देन 60 इयर्स होते हैं, अगर उनका GI ट्रबल है, उनका एब्जॉर्प्शन पुअर है, माल एब्जॉर्प्शन है, या वो दे आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, ग्रीन वेजिटेबल नहीं ले रहे, देन वी हैव टू सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड भी देना पड़ेगा, विटामिन B12 भी देना पड़ेगा, विटामिन D3 भी देना पड़ेगा। तो ये पेशेंट के अकॉर्डिंग, और पेशेंट की कोई ऐसी इलनेस है, लाइक सर्जरी है, पोस्ट सर्जिकल है, वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, या IBS है, या कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिसमें उसका अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें तो बिल्कुल रेलिवेंट है कि ये तो लेना ही है। ऐसी कंडीशन, लेकिन वही बात है डॉक्टर साहब कि पहले अपना फुल बॉडी चेकअप हो, और उसके बाद डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही। डॉक्टर सोडी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं को आप रिकमेंड करती हैं, और उसके पोस्ट प्रेगनेंसी भी कुछ समय तक होता है कि महिलाओं को मल्टीविटामिन की डोज डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर मैं स्पेशली वुमेन की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो किस एज में उनको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, और क्या कुछ उसमें इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि किस एज ग्रुप में क्या डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जहाँ तक बात रही, उसमें हमने आयरन, विटामिन D और कैल्शियम की डिस्कशन कर ली। ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसकी जरूरत पड़ती है। जब लेडीज पेरीमेनोपॉज या मीनोपॉज की एज ग्रुप में आते हैं, यानी जब उनकी महामारी बंद होने वाली होती है, उस दौरान में उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी का रिस्क रहता है। तो उस समय हम इनको बताते हैं कि कैल्शियम इंटेक अपनी डाइट में रखें, कोशिश करें कि डेयरी प्रोडक्ट और डाइट से कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन हो, प्लस some calcium we do prescribe, and that too not for the entire year. Sometimes I tell my patients कि आप 2 दिन छोड़ के 1 दिन कैल्शियम लीजिए, 6 हफ्ते का विटामिन D का कोर्स करके एक ब्रेक लीजिए, और उसके अलावा विटामिन D लेवल्स और कैल्शियम लेवल्स से वैसे पेशेंट्स को फॉलो करते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम दे आर एट रिस्क फॉर कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज। तो उस टाइम पे हम उन्हें सब्स्टिट्यूट करने को कहते हैं। आजकल एक नई चीज चली है, वीगन डाइट। तो B12 डेफिशिएंसी कभी पहले हुआ नहीं करती थी, क्योंकि जनरली हमारे डाइटरी सोर्सेज काफी रिच रहते हैं। नॉन वेजिटेरियंस को वैसे भी B12 मिल जाता है। तो जो लोग वीगन डाइट कई बार फॉलो कर रहे होते हैं, उनमें B12 डेफिशिएंसी देखी गई है। उन लोगों को हम B12 डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए B12 एडवाइस करते हैं। तो हर एज ग्रुप की अपनी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहती है। यानी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट, डॉक्टर सोडी एक्सप्लेन कीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 40 के बाद महिलाओं को लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है?
आइडियली वी शुड बी मॉनिटरिंग देयर कैल्शियम एंड विटामिन डी लेवल्स। और लगभग 45 के आसपास हमारी रफली इंडियन एजेस, जो इंडियन वुमेन है उनकी मेनोपॉज की एज लगभग 51.5 या 52 ईयर्स के करीब रहती है। उस दौरान में पेरीमेनोपॉज और क्लाइमेक्ट्रिक फेज में उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगती है। हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं with a period of gap in between so that we are not overloading our patient with any dietary supplement. मैं यही बात, diet is the best answer to all the things with some supplementation, यानी कुछ supplement हम दें, alternate months में दे दें या alternate day के routine में दे दें, because excess of everything is not advisable. Excess of everything is bad, ये तो कहा ही जाता है। डॉक्टर गुप्ता, यही बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों में पहली बात किन बच्चों को देना चाहिए, और दूसरी बात ये कि कब और कितने समय तक देनी चाहिए बच्चों को मल्टीविटामिन? देखिए, कुछ विटामिन कंपलसरी होती हैं बच्चों में, खासकर जब बच्चा पैदा होता है, न्यूनेट या इन्फेंट होता है। जैसे विटामिन डी है, जो ब्रेस्ट फीड से पूरी कंप्लीट मात्रा में नहीं मिल पाती, इसलिए हम लोग विटामिन डी देते हैं। उनको डोज होती है 400 IU करके देते हैं, और रफली हम 1 से 1.5 साल तक देते हैं, डिपेंडिंग ऑन बच्चे की क्या ग्रोथ है, बिकॉज ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, बहुत सारे बच्चे इसलिए उनको जरूरत पड़ती है आयरन की और कैल्शियम की, बिकॉज जो ब्रेस्ट फीड के बाद जो वीनिंग स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, वो मदर ठीक से नहीं करती हैं। उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारा घर का खाना बना के देना है उनको, बहुत सारे वेजिटेबल्स के अलावा फ्रूट्स हैं, बहुत सब सप्लीमेंट्स घर के जो बना के घर का खाना वो देना, वो नहीं दे पाते। उसकी वजह से बच्चे फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं मिल्क पे। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में एनीमिया हो जाता है, जिसमें आयरन की कमी की वजह से उनको खून की कमी हो जाती है। वो पता भी नहीं होता, बच्चा चर्बी होता है, देखने में अच्छा लगता है, गोरा लग रहा होता है, बट वो कहीं ना कहीं पीला इसलिए पड़ रहा होता है बिकॉज उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है या आयरन की वजह से उसके अंदर एनीमिया हो गया है। तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री फीडिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसको बोलते हैं, घर का खाना हो, खिचड़ी, दाल चावल, दलिया, सूजी का हलवा, ये सब खिलाना है। तो हम जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको मिक्स करके 4-5 बार बच्चों को स्मॉल से लेकर मीडियम बाउल रोज में देना पड़ता है। तो वो इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चों में जरूरत पड़ती है बाद में, अगर लगता है उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, फेलियर टू थ्राइव है, मलनरिज्ड हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी वजह मलनरिज्ड बच्चे होते हैं, उनको हमें कभी कभी आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन देने पड़ते हैं, जिंक देना पड़ता है। वो डेफिनेटली किसी डॉक्टर की सुपरविजन में देना चाहिए, ऐसे अपने आप नहीं देना चाहिए। क्या डोज देनी है डिपेंडिंग अपॉन द, क्या रूटीन उनकी डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन की, क्या कितना हमें कैसे ग्रोथ देनी है बच्चों की, तो सारा मेजरमेंट करके और कुछ ब्लड टेस्ट करा के, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बेस पे, उसके बाद रेगुलर फॉलोअप में देना पड़ता है और सच को पड़ता है लगातार। हम खास करके बच्चों, मैंने बताया 70 to 80% केसेस डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों के अंदर ही पाए जाते हैं जो विटामिन टॉक्सिसिटी होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों पे ध्यान देना है। और माताओं बहनों जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे फिर कहूंगा, डॉक्टर पे बिल्कुल प्रेशर न डालें कि बच्चों को मुझे विटामिन लिखवाना है, और बच्चे इसके अलावा कुछ लंबा नहीं हो रहा बच्चा मेरा, बिल्कुल डॉक्टर को खुद डिसाइड करने दें। डॉक्टर वाली, वक्त की कमी है, लेकिन चलते चलते उस तबके की बात भी कर लेते हैं जो आजकल मल्टीविटामिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाल अच्छे हो जाएं, स्किन अच्छी हो जाए, स्किन यंग रहे। क्या ये मल्टीविटामिन वाकई असरदार होते हैं जो हम इन चीजों के लिए लेते हैं? देखिए, बाल का गिरना स्किन और बाल के बीच में सल्फाइड्रिल बॉन्ड होता है, उस पर डिपेंड करता है। उसके लिए कोकोनट सबसे अच्छा विटामिन है। कोकोनट, देखिए साउथ के लोगों के बाल देखिए, आपको इस मेरे सवाल में ही आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि साउथ के लोग कोकोनट कंजम्पशन अच्छा करते हैं, उनके बाल अच्छे होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को एनीमिया होता है, लेडीज को खास तौर से, उनको हेयर फॉल बहुत होता है, किसी लंबी बीमारी के बाद हेयर फॉल हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन से हेयर फॉल हो जाता है, ट्रैक्शन से बहुत खींच के जो लेडीज, लड़कियां खासतौर से बाल बनाती हैं, उनको हेयर फॉल हो जाता है। जो बाल रोज डिजाइन बदलती हैं हीटेड क्लैप से, वो उनको हेयर फॉल होता है। तो इन सब कारणों को देखना पड़ेगा, हेयर फॉल क्यों हो रहा है। खाली विटामिन खाने से तो बाल लंबे नहीं हो जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो सभी जगह बाल निकल आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके शरीर में हष्ट पुष्ट आपको होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर एवरेज एक्सरसाइज लड़कियां करें तो उनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर जब अच्छी ग्रोथ हो तो फिर उसको कटवाएं नहीं, उसको ये ना कहें हमसे हैंडल नहीं होते, मैनेज नहीं होते। मैंने अक्सर देखा है जिन लड़कियों के बाल, ये डॉक्टर साहब आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं, जितनी उनकी समस्याएं होती हैं, आज आप वो सब बता दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छे बाल हो जाते हैं तो उसको फिर कहती है हमसे मैनेज नहीं हो रहा, कटवा देती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। और उनको फिर जब मैं दोबारा देखता हूँ, मैं आई ट्राई, रियली ट्राई, कि ये आपने इतनी बड़ी नेमत, खुदा की कुदरत को आपने क्यों अपने शरीर से अलग कर दिया। यानी कुल मिलाकर अगर जी डॉक्टर, प्रेस्क्राइब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन विटामिन एब्यूज कहलाता है, यूज नहीं कहलाता है। दिस इज माय लास्ट मैसेज, डोंट डू विटामिन एब्यूज, यूज विटामिन।
बहुत अच्छी बात कही। देखिए, देश के जाने माने डॉक्टर्स और हमें यही समझा रहे थे, हम आज चर्चा इसी पर कर रहे थे कि मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किसे करना है, कब करना है, कितने समय के लिए करना है, करना भी है या नहीं करना। तो सबसे बड़ी बात यह है, निचोड़ सीधा ये है कि पहले डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर द्वारा लिखे हुए मल्टीविटामिन को ही लीजिए। आप इधर उधर दूसरी मल्टीविटामिन की तरफ नहीं जाइए, क्योंकि ये आपके शरीर को नुकसान ही करते हैं, इससे फायदा नहीं होता है। फिलहाल रुकेंगे इस ब्रेक के लिए, आप रहिए।